तो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हाफिज अबू सुफियान नुअमानी और आप देख रहे हैं न्यूज़ क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दरख्शा उर्दू की, जिसका चैप्टर है 8, जिसका नाम है अदब की पहचान। बहुत सारे बच्चे अदब की पहचान में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि अदब की पहचान आखिर है क्या, इसमें क्या बताने की कोशिश की जा रही है। तो जो 2025 में जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए ये बेहतरीन वीडियो है। आप क्या करना है, आपको कि बस इस वीडियो को आखिर तक देखना है। अगर इस वीडियो को आप देख लिए तो मैं ये गारंटी देता हूं कि फिर आपको अदब की पहचान में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाला। तो इसको हम बिल्कुल शुरुआत से पढ़ने वाले हैं और बस दरख्वास्त इतनी है कि आप अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने इस इदारे को मजबूत करें। आइए हम बोर्ड की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम अदब की पहचान के मुसन्निफ के बारे में जानेंगे। मुसन्निफ कहते हैं लेखक को, जिसको हम इंग्लिश में राइटर भी कहते हैं। पहले हम राइटर के बारे में जान लेते हैं, उनके बाद फिर हम अदब की पहचान जो हमारा सिलेबस है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बोर्ड पर चलते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम क्या है, अदब की पहचान। और ये मजमून है, हमने मजमून के बारे में पहले भी बता दिया था कि मौजू और मजमून में फर्क है। हम जिस टॉपिक पर लिखने वाले होते हैं वो हमारा मौजू होता है। हम जिस टॉपिक पर कोई बात लिखने वाले होते हैं वो मौजू होता है, और जो लिख चुके होते हैं वो मजमून कहलाता है। मजमून छोटा भी हो सकता है, मजमून बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है ये भी एक मजमून है। तो ये मजमून किसको कहते हैं कि अगर किसी टॉपिक पर लिखा गया हुआ वो मजमून कहलाएगा, और जो हम लिखने वाले हैं, जो हमने इरादा किया है, वो हमारा मौजू होता है। तो उम्मीद है कि समझ में आ गई होगा। अब यहाँ पर क्या है, मुसन्निफ। मुसन्निफ कहते हैं लेखक को, जिसको हम उर्दू में मुसन्निफ कहते हैं। तो यहाँ पर कौन है लिखने वाले, डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब। कौन है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब। अब देखिए यहाँ पर वही चीज रखा गया है बोर्ड पर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो एग्जाम में आता है। बकिया और सवाल हम बिल्कुल नहीं डालते, आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ, पैदाइश यानी जन्मदिन। इनका कब है पैदाइश, 1934 ईस्वी में जिला औरंगाबाद बिहार में हुआ। कब हुआ, 1934 ईस्वी में जिला औरंगाबाद बिहार। ये बिहार के रहने वाले थे। अब इनके अब्बू का नाम क्या है, वालिद का नाम, तो मौलाना अब्दुल रऊफ साहब। इनके वालिद का नाम कौन है, मौलाना अब्दुल रऊफ साहब। एक बात और बताता चलो कि मौलाना अब्दुल रऊफ साहब जो हैं ये बहुत ही मशहूर और मारूफ आलिम दीन थे, यानी एक बहुत ही भारी मौलाना थे। जो हम बिहारी लैंग्वेज में बात करें तो इनके जो अब्बू थे ये बहुत ही भारी, बहुत ही बड़े मौलाना थे। अब यहाँ पर इंतकाल इनका कब हुआ, तो इंतकाल इनका हुआ 5 सितंबर 2006 ईस्वी को पटना में। कहाँ पे हुआ, 5 सितंबर 2006 ईस्वी को पटना में इनका इंतकाल हो गया। अब हम बात करें इनकी जिंदगी के बारे में। हमने तो ऊपर जो वीवीआई था, जो वीवीआई था हमने ये देख लिया, ये ऑब्जेक्टिव था। अब अगर हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे तो इनके बारे में हमें लिखने को कहा जाएगा कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी के बारे में, इनकी जिंदगी के बारे में कुछ लिखें, या 5 जुमले लिखें, 10 जुमले लिखें, एक मजमून लिखें। वो एग्जामिनर के ऊपर होता है। तो हम यहाँ पर कुछ जो मोटी मोटी बातें हैं जो जरूरी है वो इसलिए लिख दिए हैं ताकि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में भी कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, जिंदगी के बारे में क्या लिखा हुआ, इब्तिदाई तालीम। इब्तिदा कहते हैं शुरुआत को, इंतहा कहते हैं खत्म को, आखिर को। तो इब्तिदाई तालीम घर पर हुई, जैसा कि हम लोग भी बचपन में घर की जो शुरुआती तालीम होती है, नूरानी कायदा, बगदादी कायदा जो भी पढ़ते हैं वो घर पर ही पढ़ते हैं। तो इनकी जो शुरुआती तालीम हुई वो घर पर हुई। आगे की तालीम के लिए उन्होंने कौन सा मदरसा में दाखिला लिया, मदरसा शमसुल हुदा में दाखिला लिया। कहाँ पे लिया, मदरसा शमसुल हुदा में दाखिला लिया। आपके पास दरख्शा बुक होनी बहुत जरूरी है। कहाँ पे लिया, मदरसा शमसुल हुदा में इनका दाखिला लिया। और उसके बाद क्या हुआ, अंग्रेजी में MA किया। क्या किया, अंग्रेजी में MA किया, यानी इंग्लिश में MA किया। हमने MA उर्दू में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा है, तो आपको समझने के आसानी के लिए हमने लिखा है। क्या लिखा है, अंग्रेजी में MA किया। किसने किया, डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब ने अंग्रेजी में MA किया। आगे देखिए, पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज में, पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज में अंग्रेजी के लेक्चर रहे।
لیکچر ایک ٹیچر ہی ہوتا ہے جو بچوں کو گائیڈ کرتا ہے پڑھنے کی طرف، بہت موٹی موٹی باتیں بتائی جاتی ہے ایجوکیشن کے حساب سے، جو ان کا کام ہوتا ہے وہ اپنا کام کرتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہوا کہ پٹنہ یونیورسٹی کے پٹنہ کالج میں انگریزی کے لیکچر رہے، بعد میں ان کا تبادلہ کہتے ہیں ٹرانسفر کو، تبادلہ کہتے ہیں ٹرانسفر کو، جیسے ہوتا ہے نہیں، کوئی اگر کہیں پہ پولیس آفیسر ہے، IAS آفیسر ہے تو ان کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے، کہیں پہ کوئی ٹیچر ہے تو ان کا ٹرانسفر کوئی دوسرے ضلع میں ہو جاتا ہے، تو بالکل اسی کو اردو میں تبادلہ کہا جاتا ہے۔ بعد میں ان کا کیا ہوا، تبادلہ ہو گیا، کہاں ہوا تو BN کالج میں ہوا، کہاں پہ ہوا، BN کالج میں ہوا۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کیا ہوا، پہلے تو اس نے پٹنہ یونیورسٹی کے پٹنہ کالج میں انگریزی کے لیکچر کے حیثیت سے وہاں کام کرتے ہیں، ملازمت کرتے رہے، اس کے بعد ان کا تبادلہ یعنی ٹرانسفر BN کالج میں ہو گیا۔ آگے دیکھیے، آگے جو مہتوپورن بات ہے وہ ہے کتاب کے بارے میں 100% پوچھتا ہے، اور آپ کو یہ یاد رہنا چاہیے ڈاکٹر عبد المغنی صاحب کی جو کتابیں ہیں ان میں کچھ کتابیں مشہور ہوتی ہیں، جیسا کہ انسان ہوتا ہے، بہت جیسے آپ فلم ایکٹر سب کو دیکھتے ہوں گے، کچھ فلمیں ان کی بہت زیادہ سپر ہٹ ہو جاتی ہے یعنی پاپولر ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر جو مصنف ہوتے ہیں، جو رائٹر ہوتے ہیں، ان کی کچھ کتابیں کیا ہو جاتی ہے، پاپولر ہو جاتی ہے، جن کی وجہ سے وہ چھا جاتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ تو بس یہی بات ان کے ساتھ بھی ہے کہ ان کی جو کتابیں ہیں جو بہت ہی زیادہ حیثیت رکھتی ہے، بہت ہی زیادہ تعریف کے قابل، کون ہے، نمبر 1 میں ہے جادہ اعتدال۔ یہاں پر آپ کو صحیح سے نہیں دکھ رہا ہوگا تو آپ اپنی ویڈیو کی کوالٹی کو بڑھا لیجئے اور کیا کریں، آپ اپنی بک میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1 میں کیا ہے، جادہ اعتدال۔ نمبر 2 ہے نقطۂ نظر۔ نمبر 3 ہے معیار و اقدار، کیا لکھا ہوا ہے، معیار و اقدار۔ اور تیسرا کیا ہے، تشکیل و جدید، کیا ہے، تشکیل و جدید۔ اس کے بعد ہے اقبال، اس کے بعد کیا ہے، اور عالمی ادب وغیرہ رہا۔ یعنی ان کی کتابیں کیا ہے، یہ علم کے اوپر بھی لکھتے تھے، ادب کے اوپر بھی لکھتے تھے۔ علم کیا ہوتا ہے، ادب کیا ہوتا ہے، میں اس کے بارے میں ابھی جو دوبارہ بورڈ پر آؤں گا اس میں بتاؤں گا۔ یہ تھا ہمارے مصنف کے بارے میں، جو مصنف کے بارے میں ڈیٹیلز ہمیں ملتی ہے، یہ آبجیکٹو میں بہت ہی زیادہ آتا ہے۔ سبجیکٹو کوشچن تو ہم یوں ہی بنا بھی سکتے ہیں دماغ سے، لیکن آبجیکٹو کوشچن میں ہمیں نشان لگانا ہوتا ہے، اور ایک چوک ہماری کیا کرتے ہیں، ایک غلطی ہماری 1 نمبر کو کاٹ دیتا ہے۔ تو بس ہمیں کیا کرنا ہے کہ جتنا ہم نے یہاں پر لکھا ہے اس کو کچھ نہیں کرنا، بس آپ کو ایک بار دماغ لگا کر، توجہ لگا کر دیکھ لینا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو کیا کرنا ہے، سبجیکٹو پہ دھیان دینا ہے۔ سبجیکٹو کے لیے ہم نے یہاں سے سٹارٹ کیا تھا زندگی کے بارے میں، اس کے بعد ہم نے آبجیکٹو یہیں سے یہیں تک ختم ہو گیا ہے۔ تو آئیے ہم تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ ہم دوبارہ آ گئے ہیں اپنے بورڈ پر، اور پھر ہم اس کے ادب کے بارے میں جانتے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے مصنف کے بارے میں جانا تھا، تو آپ لوگ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے پہلے ادب کے بارے میں اس لیے نہیں بتایا کیونکہ آپ کا دماغ ڈائیورٹ ہو جاتا کہ ادب کے بارے میں بتا رہا ہے، یہ مصنف کے بارے میں بتا رہا ہے۔ تو میں ادب ٹیچر کی طرح نہیں پڑھاتا ہوں کہ آپ کو تمام چیزوں میں لپیٹ کر آپ کو مطلب آپ کا ٹائم ویسٹ کر دوں، ایسا نہیں ہے کہ آپ یہاں پر ہمارے پلیٹ فارم پر پڑھنے آئے ہیں تو آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ اچھے سے پڑھیں گے۔ ہم اپنے ٹاپک کی اور چلتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے لکھا ہے کہ ادب آخر ہے کیا، تو کچھ باتیں میں اپنی زبان سے ہی ایسے ہی بول دیتا ہوں کہ ادب میں وہ تمام چیزیں شامل ہے جس سے پڑھ کر، یعنی ایک بات اور سمجھ لیجیے کہ ادب جو ہے وہ ایک تحریر کا نام ہے۔ جیسے ہم کسی کو خط لکھتے ہیں نا، اور جیسے کہ ہم بازار میں جاتے ہیں یا پھر کہیں اور گھومنے جاتے ہیں تو کہیں پر کچھ اردو لینگویج میں یا کسی ادر لینگویج میں لکھا ہوتا ہے تو ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ کچھ باتیں تو وہ پڑھی ہوئی جو لکھا ہوتا ہے وہ ہمیں پسند آتا ہے، کچھ پڑھنے میں اچھا محسوس ہوتا ہے اور کچھ پڑھ کر ہمارا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، وہ تمام چیزیں ادب میں شامل ہوگا جس سے پڑھ کر ہمارے اندر ایک سرور سا پیدا ہو جائے، یعنی کیا کہ وہ یہ پڑھ کر، وہ دیکھ کر کیا ہو، ہمیں اچھا محسوس ہونے لگے، ہمارا دل خوشگوار ہو جائے، ہم خوش ہو جائے۔ ویسی تمام چیزیں جو لکھی ہوتی ہے وہ کیا ہے، ادب کے اندر آتی ہے۔ اب کوئی ایک ٹیلنٹڈ آدمی ہے، فنکار، اردو میں اس ٹیلنٹڈ انسان کو فنکار کہا جاتا ہے کہ کوئی ٹیلنٹڈ آدمی ہے، وہ اپنے ٹیلنٹ کا مذاکرہ کر رہا ہے، یعنی وہ ہمیں دکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب وہ جو ہمیں دکھا رہا ہے تو ان کی باتوں کو، ان کے ٹیلنٹ کو ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ کیا وہ ادب کے اندر آ رہا ہے۔
अब अदब में उसको कैसे पता चलेगा कि ये अदब है? तो मेरे भाई कि वो जो टैलेंटेड आदमी है वो कैसा अदब दिखा रहा है, बल्कि वो लिखने की बात कर रहा है। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि अदब जो है वो एक तहरीर का नाम है, वो लिखा हुआ ही माना जाएगा। ये नहीं कि कोई डांस करके दिखा रहा है तो वो अदब के अंदर आ जाएगा, कोई कॉमेडी करके दिखा रहा है तो वो अदब के अंदर आ जाएगा, तो ये सब चीजें नहीं होगा। अदब जो है वो एक तहरीर का नाम है। यानी कोई फनकार है, ये क्या कर रहा है कि जैसे पहले फिल्म शूटिंग वगैरह होता था तो पहले हाथ से लिखा जाता था, स्टेज पर वो होता था तो पहले हाथ से लिखता था और तमाम जो ग्रुप्स के आदमी होते थे वो मिलकर उसको परफॉर्म करते थे। लेकिन अब वो तो है नहीं कि अब शूटिंग होता है। तो बल्कि इसी तरीके से क्या होगा कि जब कोई इंसान लिखता है कुछ, और जैसे कोई हमसे मदद मांग रहा है या हम किसी की मदद करने जा रहे हैं या कोई हमको मेरा दोस्त खत भेजा है, उसको पढ़कर जब हमें अच्छा महसूस होने लगे तो ये समझ लें कि वो अदब के अंदर शामिल है। तो आइए हम अपने बोर्ड की तरफ चलते हैं। हमने लिखा है अदब की पहचान। देखिए, अदब की पहचान किस तरह करें, ये एक सवाल है कि अदब की पहचान हम किस तरह करें। एक फनकार अपने फन का नमूना पेश करता है। नमूना कहते हैं क्या? एक एग्जाम्पल को नमूना कहा जाता है। क्या कह रहा है कि हम अदब की पहचान किस तरह करें? एक फनकार अपने फन का नमूना पेश करता है, वो कितना अदबी है ये मालूम चलता है। क्या दिखता है कि वो कितना अदबी है, ये अदबी है, ये देखा जाता है। अदबी का माना होता है कि वो किन किन रूल्स को फॉलो कर रहा है। अदब के भी बहुत सारे रूल्स है, अगर उस रूल्स के अंदर हम रहकर काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तब तो वो अदब में शामिल होगा। बकिया अदब के बाहर हम जाकर रूल्स को तोड़कर हम कोई काम कर रहे हैं तो फिर वो अदब के अंदर शामिल नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ये देखा जाता है कि वो कितना अदबी है। डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने इसी बात पर जोर दिया है, इसी बात पर जोर देते हुए कहा है, क्या कहा है कि हर तहरीर अदब नहीं होती। क्या कह रही है? यानी हमने पहले ही बता दिया कि हर लिखी हुई बात अदब नहीं होगी। जिससे पढ़कर हमको अच्छा महसूस होने लगे, जिससे पढ़कर हम खुश हो जाएं, जो हमारे काम की बात हो, जिससे पढ़कर हमें कुछ सीख मिले, वो तमाम चीजें अदब के अंदर आती है। तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब ने क्या कहा है कि अगर कोई फनकार है, कोई टैलेंटेड आदमी है, वो अपने टैलेंट का मुजाकरा कर रहा है, नमूना पेश कर रहा है, तो उसमें ये देखना जरूरी है कि वो कितना ये अदबी है। अब क्या कह रहा है कि हर तहरीर अदब नहीं होती, और इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो अदब को पढ़ तो सकते हैं, यानी अदब को क्या करते हैं, पढ़ तो लेते हैं मगर पहचान नहीं पाते। यानी जानते तो सब हैं मगर क्या है, पहचानते नहीं। यानी कह रहा है कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अदब को जानते तो हैं लेकिन पहचानते नहीं हैं। तो हमें क्या करना है, इसी को पहचानने की कोशिश करना है। आगे देखिए, हर तहरीर अदब नहीं होती। अब एक फनकार अपने फन का नमूना पेश करता है तो ये बातें उनके अंदर जरूरी होनी चाहिए, यानी उसके अंदर जरूर होनी चाहिए कि वो किस अंदाज में और किस लैंग्वेज में और किस मौजू के बारे में हमने पहले बताया था कि मौजू कहते हैं किसी टॉपिक पर हम लिखने वाले हों उसको मौजू कहा जाता है, और अगर किसी टॉपिक पर हमने कुछ लिख दिया हो, लिखा हुआ मजमून कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई टैलेंटेड आदमी है, कोई फनकार है, अपने फन का नमूना पेश करना चाहता है तो उसके अंदर कौन कौन सी बात होनी जरूरी है। सबसे पहला कि वो कितना अदबी है, उसके अंदर कितना अक्ल शऊर है, और वो किस मौजू में अपना नमूना पेश कर रहा है, यानी किस टॉपिक पर वो अपना नमूना पेश कर रहा है। वो खेल के रिलेटेड कर रहा है, एजुकेशन के रिलेटेड कर रहा है, या फिर दुनिया के रिलेटेड कर रहा है। कोई भी रिलेटेड की इंसान करेगा तो चल जाएगा, लेकिन उसके अंदर अदब होना जरूरी है। आगे देखिए, ये सभी बातें ये क्या है, लाजमी होनी चाहिए। जितनी बातें यहाँ पर बताई गई है ये सब क्या है, लाजमी, यानी जरूरी ही जरूरी, 100% जरूरी होनी चाहिए। आगे देखिए, वो फनी नमूना जिसे पढ़कर हमारे अंदर सुरूर पैदा हो जाए। क्या कह रहा है, वो फनी नमूना। अगर कोई इंसान फनी है, कोई क्या करता है कि किसी को कॉमेडी कर हंसाता है ना, कॉमेडी करता है, तो हमें क्या कर रहा है, अगर कोई कॉमेडी करने वाला है, कुछ ऐसी बातें लिख दिया हो जिससे पढ़कर हमें हंसी आ जाए, जिससे पढ़कर हमारा दिमाग फ्रेश हो जाए। मूड ऑफ नहीं होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, हमें कंफर्टेबल महसूस होनी चाहिए, हमें अच्छा लगा, तो वो क्या है, वो अदब के अंदर आएगा। तो क्या है कि वो फनी नमूना जिसे पढ़कर हमारे अंदर सुरूर पैदा हो जाए, हमें अच्छा महसूस करने लगे, यानी हम उसको पढ़कर अच्छा महसूस करने लगे, तो समझ लेना, क्या कह रहा है, तो समझ लेना कि ये अदब है। यानी अगर हमें अच्छा महसूस हुआ तो समझ लेना चाहिए कि यह अदब है। अदब इंसान की ज़हनी और रूहानी तरबियत करता है।
तरबियत का माना क्या होता है, उसको आगे का रास्ता दिखाता है, गलत रास्तों को रोक कर अच्छे रास्तों के ऊपर माइल करता है, उसी को तरबियत कहते हैं। रूहानी तरबियत करता है, यानी अगर कोई अच्छा काम किया है, अच्छी तहरीर किया है, अच्छा लिखा है, तो उसे पढ़कर हमें अच्छी सीख मिलेगी, और अगर कोई बुरा लिखा है तो हमें पढ़कर क्या बुरा सीख मिलेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर एक फनकार है, वो अपने फन का नमूना पेश कर रहा है, तो उनके अंदर ये सब क्वालिटी होनी चाहिए। अब आगे देखिए, इसी तरह अदब हमारे लिए तारीखी दस्तावेज भी है। दस्तावेज किसको बोलते हैं? दस्तावेज बहुत सारी चीजें होती है जिसको हम फाइल्स वगैरह में रखते हैं, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, अहम होता है, दस्तावेज उसी को बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या रहता है, इसी तरह अदब हमारे लिए क्या है, तारीखी दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट उसी को बोलते हैं। दस्तावेज भी मानी जाती है और हमारी मुस्तकबिल में भी काम आती है। यानी अदब जो है ये हमारी दुनिया में तो कारगर है ही है, इसके साथ साथ कहाँ कारगर है, हमारा आने वाला जो टाइम है, आने वाला जो मुस्तकबिल है, उसमें भी क्या करता है, यह हमारी रहनुमाई करता है, यह हमें अच्छे रास्ते पर ले जाने की कोशिश करता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को अदब के बारे में तमाम जो डाउट थे वो क्लियर हो गए हैं। अब रुक जाइए, अब 2-3 बातें और समझ लीजिए कि आखिर अदब में कौन कौन से लैंग्वेज आ सकते हैं, आखिर अदब में क्या क्या आएगा तो वो अदब हो जाएगा। तो फिर हम आपको बोर्ड पर मिलते हैं। बोर्ड पर आ गए हैं और इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि कौन कौन सी बात अगर लफ्ज में या तहरीर में पाई जाए तो वो अदब के अंदर शामिल होगा। तो आइए हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले फिर एक दरखास्त है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बस इतनी सी ख्वाहिश है, आप तो पूरी कर ही सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है कि अदब के अंदर क्या होना जरूरी है। अदब के अंदर क्या होना जरूरी है? नंबर 1, अगर आपसे कोई पूछ ले कि अदब की पहचान क्या है, तो आपको बस इतना सा जवाब दे देना है कि अदब एक खास तहरीर का नाम है। क्या है? अदब एक खास तहरीर का नाम है जो फिक्र और फन के साथ लिखी गई हो। इतना याद रखिएगा, अदब क्या है? एक खास तहरीर का नाम है जो अदब जो है वो एक खास तहरीर का नाम है जो फिक्र और फन के साथ क्या हो, लिखी गई हो। बस इतना याद रखना। नंबर 2 में है उर्दू कवाइद, यानी उर्दू के सही कवायद कहते हैं, सही अल्फाज, यानी जो लफ्ज सही से निकलना चाहिए वो निकल रहा है कि नहीं, कौन सा अल्फाज दुरुस्त है, कौन सा अल्फाज वहां पर आना जरूरी था या आना चाहिए, उन सभी को कहते हैं कवायद। और तीसरा है लफ्ज, कौन सा लफ्ज हमें इस्तेमाल करना है, कौन सा अल्फाज अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो सामने वाला खुश हो जाएगा, तो ये सब ध्यान रखना है। और चौथा नंबर पे आता है पूरी जानकारी। मान लेते हैं कि अगर हम खेल के ऊपर लिख रहे हैं तो खेल की तमाम जानकारी हमें होनी चाहिए। अगर हम एजुकेशन के ऊपर कुछ लिख रहे हैं तो हमें एजुकेशन के बारे में तमाम चीजें मालूम होनी चाहिए। और नंबर 5 क्या है कि कारी को सुरूर सादगी का एहसास, यानी क्या हुआ, कारी कहते हैं पढ़ने वाले को। अगर हमने किसी को लेटर दिया सामने वाले को, अगर वो पढ़ रहा है तो वो कारी कहलाएगा। तो क्या कह रहा है, कारी को पढ़ने में क्या हो, अच्छा लगे, अच्छा महसूस होने लगे। ये नहीं कि पढ़े तो उसको एकदम गुस्सा में फायर हो जाए कि हमको ऐसा लिखा, हम उसको ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसा महसूस होने लगे कि हाँ सामने वाला लिखा है, उसके दिल में भी ये एहसास होनी चाहिए कि हाँ बंदा के अंदर है टैलेंट, समझे। तो ये सब होना जरूरी है। तो उम्मीद करता हूं कि ये तमाम वीडियो क्या है आपको समझ में आया होगा। वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, आपको कुछ नहीं करना है, लाइक का बटन दबा देना है और इसे आगे शेयर कर देना है। वीडियो को लाइक करके क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और हाँ वहां पर जो बेल आइकन होगा उसको भी ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि रोज आने वाली जो तमाम वीडियो है अच्छी वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है मुख्तसर तरीन सवालात, तरीन जिसमें लग जाए समझ लीजिए ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है निसाब में शामिल मजमून अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है। ये पहला नंबर सवाल है कि निसाब में शामिल मजमून अदब की पहचान के मजमून निगार यानी इसके लिखने वाले कौन है। तो आपको यहाँ पर बता दिया गया है कि मुसन्निफ कौन है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब। पहला का जवाब मिल गया। दूसरा है डॉक्टर अब्दुल मुगनी कब और कहाँ पैदा हुए। तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी के बारे में आपको हमने शुरू में बता दिया था कि 1934 ईस्वी में पैदा हुए। 1934 ईस्वी में पैदा हुए। कहाँ? जिला औरंगाबाद बिहार में पैदा हुए। 1934 ईस्वी में जिला औरंगाबाद बिहार में पैदा हुए।
आगे देखिए तीसरा नंबर सवाल है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी की 2 किताबों के नाम बताएं। तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी की 2 किताब का नाम बता सकते हैं, जादा-ए-इत्तिदाल, नुक्ता-ए-नजर, और आप आगे भी बता सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पर चौथा नंबर सवाल में, डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने किस मदरसे में कहाँ तक की तालीम हासिल की। तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने कहा क्या, मदरसा शमसुल हुदा में MA तक की तालीम हासिल की। आगे पूछ रहा है यहाँ पर कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने अपनी मुलाजिमत का आगाज किससे किया। तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने अपनी मुलाजिमत का आगाज पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज से किया। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सवाल हमारा मुकम्मल होता है। अब सब्जेक्टिव सवाल की तरफ आते हैं। तो सब्जेक्टिव सवाल में क्या पूछ रहा है, सबसे पहले कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी की तनकीदी निगारी पर 5 जुमले लिखे, यानी वो तनकीद जो करते थे, वो चेक जो करते थे, उनके बारे में आपको लिखना है। तो सबसे पहले तो क्या करना है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी का नाम लिखना है, उसके बाद उनकी तारीख पैदाइश लिखनी है, वो कहाँ पैदा हुए, कहाँ तक की तालीम हासिल किए, समझे। उसके बाद क्या करना है, उनके बारे में लिख देना है, इब्तिदाई तालीम घर पर हुई, आगे की तालीम के लिए मदरसा शमसुल हुदा में दाखिला लिया, यहाँ से उन्होंने आलिम की सनद हासिल की। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर फोटो भी आएगा, वहां से आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए दूसरा नंबर सवाल में, अदब की पहचान पर मुख्तसर रोशनी डालिए। तो आपको क्या करना है कि अदब की पहचान के बारे में बताना है कि क्या क्या क्वालिटी होगी, तो वो अदब की पहचान में आएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये वाली ऊपर वाली लाइन लिख देनी है कि अदब एक खास तहरीर का नाम है जो फिक्र फन के साथ लिखी गई हो। नंबर 2, उर्दू कवायद का होना जरूरी है, लफ्ज का सही होना जरूरी है, पूरी जानकारी होना जरूरी है, कारी को सुरूर सादगी का एहसास होना जरूरी है। तो इनमें से आपको जो अच्छा लगे वो लिख लीजिएगा। 2 नंबर का सवाल है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे तीसरा नंबर सवाल में, अदब की पहचान के हवाले से अदब की मुख्तसर तारीफ कीजिए। तो आपको क्या करना, बस वही दोबारा सेम रिपीट कर देना है। यहाँ पर तारीफ करने के बारे में बोल रहा है, यानी अदब से आप क्या समझते हैं, अदब क्या है, तो आपको बता देना अदब एक खास तहरीर का नाम है जो फिक्र फन के साथ लिखी गई हो, जिसके अंदर सही अल्फाज का होना जरूरी हो, जो सही से लिखा गया हो ताकि सामने वाला पढ़कर खुश हो जाए, उसके अंदर सुरूर पैदा हो जाए। आगे देखिए 2 नंबर सवाल में 3 ही सवाल था, अब यहाँ पर तवील सवाल आते हैं, यानी 5 नंबर सवालात में 3 सवाल है। नंबर 1 पूछ रहा है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी की तनकीदी निगारी पर तफसीली रोशनी डालिए, यानी डिटेल्स के साथ आप बताइए तनकीदी निगारी कैसे करते थे। तो आप फर्स्ट वाला चैप्टर यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट वाला चैप्टर आप पढ़िएगा। उसके बाद नीचे से आप क्या कीजिएगा, प्रोफेसर अब्दुल मुगनी ने शेर व अदब की मुतअद्दिद असनाफ के बारे में अपने मुतालियात पेश किए हैं, यानी यहाँ पर कुछ ज्यादा ही उर्दू बोले हुआ है। हम आपको क्या बता रहे हैं वो सुनिए। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी का नाम लिखना है, उनकी तारीख पैदाइश लिखना है, उनके जहाँ पैदा हुआ उनके बारे में वहां लिखना है। उसके बाद आपको ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, उनकी किताबों के नाम लिख देने हैं, समझ में आई बात। और यहाँ पर ये लिख देना है कि उनके अब्बू एक बहुत बड़े क्या थे, आलिम दीन थे, समझिए। इतना लिखिएगा चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे दूसरा पूछ रहा है कि अदब की पहचान के हवाले से अदब के ताल्लुक से मुख्तलिफ नजरियात पेश कीजिए, यानी अदब है क्या, वो अपना अपना राय बोल रहा है पेश करने के लिए, समझे। आपको और ज्यादा कुछ नहीं करना है। नंबर 3 बोल रहा है, उर्दू अदब में तनकीदी रिवायात का जायजा लीजिए, यानी उर्दू जो अदब है हम क्या करेंगे कि उर्दू अदब को सही से पढ़ेंगे और उसके रिलेटेड अपना ख्याल पेश करना है कि आखिर उर्दू अदब जो है उसमें क्या क्या जरूरी होना है। तो सबसे पहले तो आपको यही लिखना है, अदब की एक खास तहरीर का नाम है जो फिक्र फन के साथ लिखी गई हो, उर्दू कवायद का होना जरूरी हो और तमाम चीजें क्या हो इसके अंदर मौजूद हो, पाई जाती हो। तो मैं आपको सवाल का आंसर भी बता दिया हूं और आपके स्क्रीन पर जो है सवाल का जवाब आता रहेगा, आप उससे क्या कीजिएगा, जवाब लेते रहिएगा। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। फिर एक दरखास्त है कि वीडियो को क्या करें, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी तक के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।